आज हमारे साथ पूरा वर्ल्ड साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल कंट्री भी कोई साथ नहीं तो खड़ा। चाइना भी साथ नहीं देगा। चाइना की स्टेटमेंट आप देखिए, मतलब चाइना बड़ा न्यूट्रल स्टेंस लेके चल रहा है। सिंपल सी बात है, उनके पास जो भी वेपनरी है, ड्रोन से, मिसाइल से, वो आउटडेटेड है, वो मुकाबला नहीं कर पाएगी जो हमारे टेक्निकल एडवांसमेंट के जो रडार सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है। बहुत ही एक शानदार एक्शन किया है हिंदुस्तान ने और हमारी आर्म फोर्सेस ने, और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। अगर इमरान खान जेल में है तो उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, क्योंकि आसिम मुनीर की जो चलते जो है सरकार ने उसको जेल में। फ़ोटो सोशल मीडिया हम देखते हैं कि 1965 का है कि जाट रेजिमेंट के जो सैनिक हैं हमारे, वो हुक्का पी रहे हैं वहाँ लाहौर में बैठ के। ये कितनी सच्चाई है? कमज़ोर है पाकिस्तान अवाम के अंदर, और पाकिस्तान अवाम उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता है। उड़ी में स्ट्राइक हुई थी तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो सर्जिकल स्ट्राइक था, बट वो ज़्यादा मैं कहूँगा टोकन के तौर पे था, एक सिंबोलिज्म था कि हम अक्रॉस जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं। आर्मी चीफ भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं जो प्योरली इस रिलीजन के ऊपर बेस्ड है कि हम मुस्लिम से, हमारी कल्चर अलग है, हमारे ट्रेडिशन अलग हैं, हम हमारी मान्यताएँ अलग हैं। आसिम मुनीर ये ISI के DG थे, ISI के DG थे, और इनको हटाना चाह रहे थे अपना इमरान खान। जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हमारी तरफ कुछ ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश की तो हमारे पास परमाणु बम भी है। ये बार बार जो धमकी है या क्या है ये? कि हम ना पहलगाम हुआ और फिर हमने सोच विचार करना स्टार्ट किया हम क्या करें। ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, इसमें सालों लगते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है OP वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं ब्रिगेडियर हरबीर सिंह। ब्रिगेडियर साहब का लंबा समय जम्मू कश्मीर में रहा है और कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें सर ने नेतृत्व भी किया था। तो आज हम जो हालात है भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चली हुई है, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू प्रकाश। अच्छा सर, ये जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उनके जो आतंकवादी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया, और उसके बाद जो पाकिस्तान जिस तरीके की हरकत कर रहा है, लगातार ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइल हमले कर रहा है, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखो, इसमें सबसे पहले तो हमको ये पहलगाम जो हमला क्यों हुआ उसके कारण में थोड़ा सा जाना पड़ेगा जी। वहाँ की जो आज आर्मी की जो पोजीशन, आर्मी चीफ की जो पोजीशन है, वो बहुत ही कमज़ोर है पाकिस्तान अवाम के अंदर, और पाकिस्तान अवाम उसको ज़्यादा लाइक नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी उस पोजीशन को ठीक करने के लिए ये इंडिया के ऊपर वो उन्होंने पहलगाम में अटैक में साजिश किया, और उनका ये था कि जब इंडिया के साथ जैसे ही रिश्ते थोड़े से ख़राब होंगे तो हो सकता है पूरा पाकिस्तान मोबिलाइज होकर उनके साथ, मिलिट्री के साथ आ जाएगा। उनकी जो कमज़ोर स्थिति है उसके 3-4 बड़े मोटे मोटे से कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि आज पाकिस्तानी आर्मी को पाकिस्तान के अंदर ही बहुत हार का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बलूचिस्तान के अंदर एक विद्रोह जैसी स्थिति बनी हुई है, और उसमें आए दिन पाकिस्तानी सोल्जर को जान का नुकसान हो रहा है। जो कुछ महीने पहले जो ट्रेन एक मतलब ये कह सकते हैं पाकिस्तान जो है गृह युद्ध से ही जूझ रहा है। हाँ, एक तो गृह युद्ध से पाकिस्तान जूझता है, वो एक अलग चीज़ होती है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, मतलब गृह युद्ध तो। अच्छा, मतलब पाकिस्तान की जो जनता है, आवाम है, उसको पाकिस्तान की आर्मी पे ही विश्वास नहीं है। हाँ, वो विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर उनके हर रोज़ जान माल का नुकसान लगातार चल रहा है बलूचिस्तान के अंदर। फिर अफ़गान बॉर्डर के ऊपर एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अफ़गानिस्तान में उसके रूट्स हैं, और वो भी पाकिस्तान आर्मी को इस तरफ आकर अटैक करता रहता है, उसमें पाकिस्तान आर्मी को नुकसान होता रहता है। तो किसी भी देश में आप ये देखिए, अगर हमारे भी आप ये देखें, हमारी आर्मी के सोल्जर हर रोज़ कहीं अगर शहीद होते रहें तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता सेना के ऊपर से विश्वास हल्का होना एक जायज़ सी बात है। तो पाकिस्तान आर्मी जो लगातार मार खाती चल रही है पाकिस्तान के अंदर ही, तो उससे लोगों का एक आर्मी के ऊपर से और आर्मी चीफ के ऊपर में जो भरोसा जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान में रहा है, वो भरोसा कहीं ना कहीं उठने लगा, डगमगा रहा है। एक दूसरा जो जो इमरान खान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो आज भी बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान में,
और वो अपनी पॉपुलरिटी के चलते ही वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में पाकिस्तान आर्मी ने भी काफ़ी एक रोल अदा किया था। वो अच्छा क्रिकेटर भी रहा है। हाँ, वो अच्छा क्रिकेटर भी रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर एक उनके एक ठीक सी इमेज है। तो वो जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तानियों को एक जो रूटीन पॉलिटिशियन है, जिनकी इमेज है करप्ट की, जो इनकम्पिटेंट है, इनएफिशिएंट है, तो इनकी इमेज ऐसी थी कि शायद ये कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और उनका टेन्योर पूरा होने से पहले ही उनके जो संबंध थे वो आर्मी के साथ ठीक नहीं रहे, क्योंकि पहले 2-3 साल तो वो जैसा आर्मी चाहती थी वैसा ही चलते रहे वो, और वही आर्मी शायद उसी सोच के तहत आर्मी उनको लेके आई थी। और 3 साल होते होते जब प्राइम मिनिस्टर की चेयर पर बैठ के उनको जब चीज़ें समझ में आने लगी तो अपने तरीके से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी को पसंद नहीं आया। जो 2 चीज़ें थी मेन जिनकी वजह से उनके आर्मी के साथ फॉल आउट हुआ, एक तो ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, ये आईएसआई के डीजी थे, आईएसआई के डीजी थे, और इनको हटाना चाह रहे थे अपना इमरान खान, और आर्मी ये चाहती नहीं थी, तो इन्होंने हटाने के ऑर्डर भी दे दिए थे। और कहीं ना कहीं फिर आर्मी के दबाव में इनको हटा नहीं पाए, तो उससे दोनों आर्मी के और इनके थोड़ा सा डिफरेंसेस आ गए थे। दूसरा, पाकिस्तान आर्मी जो है वो ट्रेडिशनली अमेरिका के बड़ा नज़दीक रही है। पाकिस्तान आर्मी के सभी जनरल्स वो अमेरिका, यूएस के साथ बड़ा क्लोजली वो चले हैं, और अमेरिका को बहुत आर्मी के जनरल्स को सपोर्ट मिलती रही है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका एक बहुत शार्प कंट्री है, वो जानता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री को अगर साथ रखोगे तो गवर्नमेंट तो अपने आप ही साथ अपने हाथ में रहेगा। हाँ। तो जो इमरान खान थे, इनकी जो सोच थी वो थोड़ी सी अलग थी। वो अमेरिका के नज़दीक ना जाके वो रशिया के नज़दीक जाना चाह रहे थे, और वो इन्होंने रशिया के एक विज़िट भी किया था अपने उनको पावर से निकलने से कुछ दिन पहले, और उस विज़िट के बारे में आर्मी चीफ को कोई जानकारी नहीं थी। तो उसमें फिर आर्मी चीफ, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट उनसे थोड़ा सा खफा हो गया था। तो ये 2-3 ऐसे कारण बने जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी ने पूरा स्टेज मैनेज किया, ऑर्केस्ट्रेट किया, उनको सत्ता से बाहर निकाला। तो आम जनता आज ये मानती है पाकिस्तान की, और जो फैक्ट भी है कि अगर इमरान खान जेल में है तो उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ है, क्योंकि आसिम मुनीर की चलते जो है सरकार ने उसको जेल में डाला। उसी की साजिश के तहत ये जेल में है ये। तो ये इन सब मुद्दों को देखते हुए आसिम मुनीर की एज ए आर्मी चीफ पोजीशन पाकिस्तान के अंदर बहुत कमज़ोर है। इनका रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आने लगा था, तो ये अपनी पावर की इच्छा में और ख़ुद को मजबूत करने की इच्छा में इन्होंने, आप ये मानिए, पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ताक पर रख के और ये पूरा हिंदुस्तान के साथ एक युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट कर दी है। जो आर्मी चीफ है उन्होंने स्टेटमेंट भी ऐसे ही दिया था, कोई विवादित सा पीछे। हाँ, उनका जो स्टेटमेंट, ये 16 अप्रैल को स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, और इसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज थे उनको एड्रेस कर रहे थे। और अब ये देखिए, एक आर्मी चीफ को, मतलब ये कोई भी सभ्य इंसान इसको सोच ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ भी एक ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं जो प्योरली इस रिलीजन के ऊपर बेस्ड है कि हम मुस्लिम से, हमारी कल्चर अलग है, हमारे ट्रेडिशन अलग हैं, हम हमारी मान्यताएं अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ कोई मिलकर रह नहीं सकते। तो ये ऐसी स्टेटमेंट बेसिकली वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अवाम के अंदर वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स क्रिएट करके और अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने का शायद उनका एक इरादा था कि मैं, देखो, मैं बहुत पक्का सच्चा मुस्लिम हूँ, शायद उस रिलीजन के बेस पर ही पब्लिक सपोर्ट उनको मिल जाए। और उस स्टेटमेंट से बड़ा क्लियर निकल के आता है कि वो 16 तारीख को वो स्टेटमेंट हुई है और 22 को इन्होंने पहलगाम में वो अटैक करा दिया, एक वीक के अंदर। तो ये 100% ये जो आर्मी चीफ थे उनका ये मिस एडवेंचर है, ये पहलगाम करवाने के पीछे भी। और उनको ये था कि शायद जैसे हमने उड़ी में स्ट्राइक हुई थी तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो सर्जिकल स्ट्राइक था, बट वो ज़्यादा मैं कहूँगा टोकन के तौर पे था, एक सिंबोलिज्म था कि हम अक्रॉस जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं। इतना नुकसान नहीं था कि वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा असर डाल दे। फिर पुलवामा हुआ तो उसमें फिर हमने बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया, वो भी एक प्रकार से सिंबोलिज्म था कि हम भाई एयर भी आपके टेरिटरी में जाके अटैक कर सकते हैं। और उसमें भी पाकिस्तान को इतना शायद नुकसान नहीं पहुंचा कि पाकिस्तान को एक प्रकार से डिटरेंस के तौर पे काम करे। तो शायद उनकी कैलकुलेशन ऐसे रही होगी अब की बार भी कि हम ये टेररिस्ट अटैक करेंगे और इंडिया शायद ऐसे को टोकन टाइप जो है अटैक करेगा, जिससे कोई खास उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अटैक होगा, जिससे हमको खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इंडिया ने जो किया इसकी तो उम्मीद, मतलब पाकिस्तान को क्या, इंडिया में भी हम बहुतों को ये उम्मीद नहीं थी। और ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमने पाकिस्तान में 150 किलोमीटर तक अंदर एक मिसाइल यहाँ से फायर किए हैं, 9 ठिकानों पे 30 टारगेट के ऊपर। 30 मतलब कहीं एक ठिकाने पे 4 टारगेट थे, एक ठिकाने पे 3 टारगेट थे, टोटल 30 टारगेट पे हमने फायर किया और 30 के 30
स्टिक मिसाइल निशाने पे। पूरा स्टिक निशाने पे गए हैं। और 150 किलोमीटर दूर से आप ये मानिए पूरा एक बिल्डिंग के ऊपर स्ट्राइक होना, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपकी कितनी कैपेबिलिटी है एज ए नेशन आज। और ये जो चीज़ें होती हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये चीज़ें कोई एक महीने में नहीं हो जाती है। मतलब ये नहीं है कि हम ना पहलगाम हुआ और फिर हमने सोच विचार करना स्टार्ट किया हम क्या करें। ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं, इसमें सालों लगते हैं। सबसे पहले तो वो इंटेलिजेंस गैदर करना कि भाई कहाँ कहाँ पर जो टेररिस्ट के कैंप्स हैं, ट्रेनिंग होती है, कहाँ इनके वेपन रखे हुए हैं, कहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट होता है, कहाँ इनका इंडोक्ट्रिनेशन होता है। तो उन सब की पूरी जानकारी इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लगता है। एक वो इसका हिस्सा है। दूसरा हिस्सा आपको जो वेपन सिस्टम है, उस वेपन सिस्टम की तैयारी करना कि ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ हमको फायर करना पड़ेगा, तो उस वेपन सिस्टम को तैयार करना, उसके अंदर भी बहुत तैयारी जाती है। मतलब वो आप वो कॉम्पिटेंस आप एक महीने में नहीं अचीव कर सकते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है, इंडिया ने जो जवाबी कार्रवाई की उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। हाँ, पाकिस्तान प्रिपेयर नहीं था। ये तो मैं कहूँगा जो हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, मतलब सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो हम इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, आर्मी से रिलेटेड हैं, ये हम में से भी बहुतों ने कल्पना किया था कि हमारी ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम इतना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे जिसमें मिसाइल यहाँ से मारेंगे और पूरे पिन पॉइंट जो टेररिस्ट के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त कर देंगे। ये आप ये देखेंगे, ये एक बहुत ही एक शानदार एक्शन किया है हिंदुस्तान ने और हमारी आर्म फोर्सेस ने, और ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब ऐसा अभी तक ये ऐसा कोई भी हमने इस टाइप का ऑपरेशन तो शायद इजराइल वगैरह वो करते हैं जो बहुत मॉडर्न कंट्रीज है, एडवांस कंट्रीज है। ये उस लेवल का हमने पहली बार एक्शन लिया है जो हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है। पिछले 2-3 दिन से रात में जो हमले कर रहा है पाकिस्तान, जो ड्रोन हमले है, मिसाइल हमले है, जो कि राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, कश्मीर में लगातार एक के बाद एक ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या आप कारण मानते हैं कि जो चारों तरफ से ये एकदम से इन्होंने अटैक करना चाहा? देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि हमने तो उनका किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिट नहीं किया है। हमने सिर्फ जो उनके टेररिस्ट कैंप से जहाँ पे टेररिस्ट का जो ठिकाना था उनको हमने सिर्फ हिट किया है। और पाकिस्तान जो जनता है वो भी एक प्रकार से पाकिस्तान अवाम के साथ आज नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अगर देखते होंगे छोटे वीडियोस, तो काफ़ी जनता की जो आवाज़ है उनकी सरकार के गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा वो वीडियोस निकाल रहे हैं वो। तो एक प्रकार से अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि अगर हिंदुस्तान ने हमारे अंदर अटैक किया है तो हम भी काबिलियत रखते हैं हिंदुस्तान को स्ट्राइक करने की, तो उस मंशा के तहत इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की है। लेकिन आप जितने भी आप ये देखिए, जो उन्होंने 30 के आसपास स्ट्राइक करने की कोशिश की, उन्होंने कश्मीर से लेकर 30 तो उन्होंने एक ही दिन में, एक ही रात में की, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा किए। हाँ, तो वो सफल क्यों नहीं हो पाए? अभी तो अब ये देखिए, आप श्रीनगर से लेकर भुज तक, पूरा JNK, पूरा पंजाब, पूरा हिमाचल, पूरा हरियाणा के भी कुछ हिस्सा, हरियाणा में कल सिरसा में भी उनके मिसाइल्स के कुछ मिला है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो क्यों नहीं कामयाब हुए। इसमें 3-4 चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। नंबर 1, ये जब आप किसी भी आर्मी स्टेट में होती है कि वो दूसरे देश पे अटैक कर सके, प्रिसीजन स्ट्राइक कर सके, उसके लिए बहुत एक तैयारी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारी भी जो तैयारी, ये नहीं कि 22 के बाद हमने तैयारी की होगी, ये आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक पीस टाइम पे तैयारियाँ चलती हैं ये। तो पाकिस्तान एक तो अपना अंदरूनी समस्याओं में उनकी आर्मी इतनी घिरी हुई है कि उनके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ऐसे कोई टाइम, ऐसी कोई उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। दूसरा, उनकी जो सिविल गवर्नमेंट है वो तो उसको तो मजबूरी में इस लड़ाई में शामिल होना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट पाकिस्तान की अब कभी भी नहीं चाहेगी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहाँ की, कि इंडिया के साथ उनके रिश्ते इस हद तक खराब हो। क्योंकि वो उनका तो सिविल गवर्नमेंट को तो आम पब्लिक को देखना है, आम पब्लिक का सर्वाइवल देखना है, और आम पब्लिक में बहुत आज वहाँ पर एक प्रकार से फेल्ड स्टेट की जैसा हो गया पाकिस्तान। तो सिविल गवर्नमेंट के ऊपर तो उसी का बहुत प्रेशर है, तो वो नहीं इस प्रकार का साहस कर सकते कि इंडिया जैसे हालात नहीं चाहेंगे, नहीं कभी नहीं चाहेंगे वो। लेकिन क्योंकि क्रिएट हो गई है तो उनको अभी मजबूरन उनको भी साथ आने के लिए मजबूरी है उनकी, इनके साथ आना पड़ रहा है। तो ये दोनों जो वहाँ के इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर हैं, जो दोनों अलग अलग हैं, इसकी वजह से भी जो एक कंसोलिडेटेड तैयारी होनी चाहिए पीस टाइम में, सारे माइंड्स एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ स्ट्रेटजी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं थी। इनके पास जो भी ड्रोन्स थे, मिसाइल्स थी जो अवेलेबल थे, इन्होंने बस उनको फायर करके यहाँ नुकसान करने की कोशिश की है। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी होती है मिसाइल्स की, ड्रोन्स की, वो हर रोज़ अपग्रेड हो रही है। मतलब वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर इज़ अपग्रेडिंग वेरी फास्ट, एंड जितना उसमें अपग्रेडेशन आता जा रहा है उतनी उसकी कीमत भी
बढ़ती जा रही है। नो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए उनके पास इतना नहीं पैसा है कि वो अपने आप को अपडेटेड रख सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल्स के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन्स के साथ। उनको पहले मिलती थी सपोर्ट अमेरिका से, और अमेरिका के पास लेटेस्ट वेपन्स सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। तो कुछ एक सालों से वो अमेरिका ने भी अपना हाथ कहीं के पीछे खींच लिया है। और ख़ास तौर पर ओसामा बिन लादेन, जिसको पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर ढूंढ रहा था और अपने ही एक मिलिट्री कैंप के पास में टोबाबाद में उसको छुपा के रखा हुआ था। तो वो जब अमेरिका ने इनका वो देखा हाल कि ये तो 100% प्रो टेररिस्ट है, मतलब ये तो खुद ही उग्रवाद को, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। बाहर से कुछ बोलते हैं, अंदर इनका कोई वो चीज़ है। तो आज ये बड़ी खुल के चीज़ सामने आ गई है। तो अमेरिका भी आज इनके साथ नहीं है। एक पब्लिक परसेप्शन ये है कि शायद इनके चाइना के साथ बहुत संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। चाइना शायद इनको टेक्नोलॉजी दे देगा, चाइना शायद ये जो भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति बनी है इसमें कुछ मदद कर देगा। इसके अंदर भी कोई खास दम नहीं है। चाइना एक बड़ा कैलकुलेटिव कंट्री है। चाइना वर्ल्ड में जहाँ पर भी गया है उसने अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा है। बिजनेसमैन है चाइना, जब बिजनेसमैन कंट्री, उसका किसी के साथ कोई लव लॉस नहीं है। उसका कोई ऐसे कोई एक जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है हमारी बहुत कंट्रीज़ के साथ है, चाइना की उस टाइप की बॉन्डिंग किसी कंट्री के साथ नहीं है। तो चाइना इनको अगर देगा भी कोई मिसाइल सिस्टम, कोई वेपन सिस्टम, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो इनको नहीं देगा। वो जो इनके किसी काम की नहीं, आज 1 साल पुरानी है, आउटडेटेड, वो इनको देगा। वही शायद इनको दी हुई है। जैसे उनको पता ही होगा जो इनका एक HQ-9 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो इन्होंने ये जितने भी टेररिस्ट कैंप थे वो हर जगह लगा रखा था। इनकी देखो प्लानिंग देखिएगा, इनको पता था कि टेररिस्ट कैंप को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, तो हर जगह पर लगा रखा था। लेकिन एक भी सिस्टम इनका हमारे किसी मिसाइल को ट्रैक नहीं कर पाया और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो वो आउटडेटेड टाइप की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी है। फिर जितने भी उन्होंने अटैक किए अभी तक इस तरफ, हमने तकरीबन सारे के सारे उनको हवा में जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। ज़मीन तक तो पहुँचे नहीं। वो सिंपल सी बात है, उनके पास जो भी वेपनरी है, ड्रोन से, मिसाइल से, वो आउटडेटेड है। वो मुकाबला नहीं कर पाएगी जो हमारे टेक्निकल एडवांसमेंट के जो रडार सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं, S-400 जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो हम बहुत उनसे आगे हैं। और ये सिर्फ अपने कंट्री में एक प्रकार से ये प्रॉब्लम मैसेजिंग करना चाहते हैं कि देखो हम भी इंडिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और बेसिकली एक फेस सेविंग वाली कार्रवाई पाकिस्तान। मतलब मैसेज तो ये भी दिया गया कि भाई वो दिल्ली को टारगेट करके मिसाइल उन्होंने छोड़ी जो कि सिरसा के आसपास ही वो मार गिराई, ऐसा कुछ। देखो वो इतना बड़ा, उनको एक चीज़ वो सब जानते हैं। जबकि ये कह रहे हैं कि 160 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन दिल्ली तो उनसे काफ़ी दूर है। काफ़ी दूर है। इसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि दिल्ली को टारगेट किया गया। दूसरा देखो, इनकी आप स्टेटमेंट सुनेंगे ना, तो ये आज इनकी कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, एक इंटरनल मीटिंग ली थी। उसके काफ़ी वीडियोस भी मतलब टीवी पे न्यूज़ पाए, वायरल है, आपने देखा होगा वो। तो उसमें आसिम मुनीर था, काफ़ी इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, इनके सब मुंह उतरे हुए हैं। मतलब उस फेस को आप देखोगे तो टोटली डिमोरलाइज है। और उसका बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि आज इन्होंने वो शायद कैलकुलेशन नहीं गलत होगी कहीं ना कहीं। मतलब इन्होंने इतना ही नहीं सोचा था कि इंडिया के साथ एक डायरेक्ट हेड ऑन वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है। ना वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज इंडिया का वो मुकाबला करने में 1% भी सक्षम नहीं है। वो पहले भी नहीं थे, लेकिन आज तो पाकिस्तान आर्मी इंडिपेंडेंस के बाद अपनी वीकेस्ट पोजीशन पर है। उनका आज 1/3 तो बलूचिस्तान में फंसी हुई है। उनके ट्रेडिशनली हमेशा से अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध थे, बल्कि ये माना जाता था कि जब इंडिया के साथ वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम करेगा जी। मतलब हम अटैक करेंगे तो वो कुछ एक अपने एसेट्स अफगानिस्तान में रख सकते हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हों, तो कुछ एक एसेट को वो वहाँ रख सकते हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। अभी उसी कंट्री के साथ इनके संबंध खराब हो चुके हैं, तनावपूर्ण है। उसी कंट्री के बॉर्डर पर लड़ाई चल रही है, वहीं पर उनकी आर्मी डिप्लॉयड भी है और हमार भी खानी पड़ रही है। तो इनकी आर्मी तो आज पूरी तरह से एक प्रकार से डिसऑर्गेनाइज है और अपनी कंट्री में मार खा रही है वो। तो हिंदुस्तान का तो मुकाबला करने की ये स्थिति में कभी थे ही नहीं, ये जितने भी हम। तो सर ये क्या ज़मीनी लड़ाई भी हो सकती है क्या अब हवा में और पानी में ही? देखो ज़मीनी लड़ाई होने की पॉसिबिलिटी बड़ी कम है। अगर इंडिया का इंटेंट बड़ा क्लियर है, अगर इंडिया के इंटेंट को रीड करने की कोशिश करें, ये हालांकि काफ़ी पब्लिक में ये था कि हमको जब ये पहलगाम हुआ कि अटैक कर देना चाहिए, पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, हमको ये आतंकवाद हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही सटीक एक्शन लिया है, जो कि हम लोग समझ पा रहे थे कि गवर्नमेंट शायद ऐसा ही कुछ एक्शन लेगी। हमने हिट किया है उनको जिनको हिट करना चाहिए था। टेररिस्ट मेन दुश्मन है,
और टेररिस्ट के ठिकानों को हमने बर्बाद किया है। और पाकिस्तानी आर्मी है हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस को इसलिए टारगेट कर रही है, उसने कहीं ना कहीं तो अपने देश में ये दिखाना कि हम भी इंडियंस की कैजुअलिटी कर पा रहे हैं। और क्योंकि आर्मी जो ठिकाने हैं वहाँ पर उनकी काबिलियत नहीं है, अगर वो अटैक करते हैं उसको हम फेल कर देते हैं। तो वो ऐसी जगह, एक गुरुद्वारा है, मैंने सुना गुरुद्वारा के आसपास में इन्होंने फायरिंग की है। एक मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, एक चर्च भी है। तो इनकी वो फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, इनकी इनकम्पिटेंस को दिखाता है, इनकी जो कि हर ये फेल हो रहे हैं और बस कहीं ना कहीं कुछ हम थोड़ा बहुत नुकसान कर पाएँ, उस मनसा के तहत ये करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लंबे समय तक से कश्मीर में रहे हो, कारगिल भी वार आप उसमें भी शामिल थे, तो क्या ये कश्मीरियों का उनको साथ मिल सकता है किसी भी तरीके से? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इसको मैं 2 चीज़ें आपको बताऊंगा, पूरा आपको जवाब मिल जाएगा। जब 1948 में इन्होंने जो कबायलीज लेके आए थे, जो अटैक जो किया था अक्टूबर में, इनकी मेन जो अंडरस्टैंडिंग थी, मेन जो कैलकुलेशन थी कि इधर से हम अटैक करेंगे और उधर से कश्मीरी अवाम हमारे साथ आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मोर देन 80-90% मुस्लिम्स हैं और वहाँ की जो फोर्सेज हैं वो भी, एक इंडिपेंडेंट स्टेट था कश्मीर, तो वहाँ की फोर्सेज भी सारी मुस्लिम्स वाली थी। तो इनकी ये कैलकुलेशन थी कि वो वहाँ की फोर्सेज, वहाँ के सिविलियन हमारे साथ आ जाएंगे और कश्मीर तो थोड़ा सा एफर्ट डालते हमारा हिस्सा दे देगा। लेकिन आप जानते हो हिस्ट्री को, कश्मीर का एक भी कोई नुमाइंदा, एक भी फोर्स का पर्सनल इनके साथ नहीं गया। लड़ाई चली, उन्होंने इंडिया को बोला यार, फाइनली इनको मुँह की खानी पड़ी। फिर 65 वॉर की अगर आप देखें, 65 वॉर जो था वो जिब्राल्टर उसका नाम था, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने कुछ नुमाइंदे भेजे थे कश्मीर के अंदर और उनको 5-6 महीने पहले भेज दिया था। और इनका मेन टास्क था कि कश्मीरियों को जो हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना है, वो उस मनसा के तहत उनको भेजा गया था। और ये था कि शायद जब ये कश्मीरियों को भड़काने में कामयाब होंगे, उस टाइम पर हम 65 वॉर स्टार्ट करेंगे, ताकि उधर से कश्मीरी हमारे साथ मिल जाएंगे और हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। उस टाइम पर भी कश्मीरी भी कोई इनके साथ में नहीं आया। आज अगर हम कश्मीर की बात करें, जैसे आपको पता ही है, ये 2019 5 अगस्त से जैसे 370 हटा और 35 अल्फा हटा, उसके बाद तो कश्मीर 100% इंडिया का एक प्रकार से हिस्सा बन चुका था। और कश्मीर, मैं तो कश्मीर में रहा हूँ काफ़ी, तो कश्मीरी पूरा जानते हैं कि इंडिया कितना एडवांसमेंट कर रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान इज़ ए फेल्ड स्टेट, तो कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान को लाइक, भुखमरी है वहाँ पे, तो भुखमरी है, अव्यवस्था है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो एक टेररिज्म बहुत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिज्म आज। हालांकि वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ये भी एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम तो खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, हमको तो हमारे तो खुद आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड जानता है कि भाई आतंकवाद से जिससे आप लड़ रहे हैं वो आपका एक क्रिएशन है। आपको पता होगा एक बार हिलरी क्लिंटन ने इनको विजिट किया था और हिलरी क्लिंटन ने बड़ा साफ इनको बोला था, इंग्लिश में कहा था कि यू कैन नॉट रियर स्नेक्स एट योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली योर नेबर्स। कि आप आस्तीन में सांप नहीं पाल सकते हैं और सोचो कि आपको ना डस के आपके पड़ोसी को डसेगा वो। तो इनको बहुत साल पहले ही, आई थिंक 2014-15 के उससे पहले ही उन्होंने बड़ा क्लियर इनको बताया था कि आप जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, फाइनली आपको भी डसेगा ये। एंड आज वही हो रहा है। तो जो आतंकवाद है वो बेसिकली इनकी क्रिएशन है, इन्हीं को वो हिट कर रहा है। तो हमारी भी जो अभी एक डर है, संशय है कि भाई पाकिस्तान लगातार हमारे पास हमला कर रहा है कि भाई कुछ कैजुअलिटी हो सकती है, तो आपको क्या लगता है कि हम कितने सेफ हैं, क्या हम पे हमले हो सकते हैं पाकिस्तान का? इसको 3-4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी इससे पहले ना। एक तो कोई भी जब स्टेट लड़ाई के लिए जाता है ना, तो 3-4 चीज़ें हैं जो, मतलब आपके वेपन सिस्टम तो है ही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वेपन सिस्टम होना पड़ेगा, कंप्यूटर वेपन सिस्टम होना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के पास नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। दूसरा, आपकी जो पब्लिक है वो आपके साथ होनी पड़ेगी, पूरी की पब्लिक को साथ आना पड़ेगा आपको सपोर्ट करने के लिए। जो पाकिस्तान के साथ उसकी पब्लिक आज ज़्यादातर लोग नहीं है। आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर, एक लाल मस्जिद के अंदर कुछ दिन पहले एक मौलवी का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें तकरीबन 300-400 लोग मस्जिद में बैठे हैं। उसने पूछा कि लड़ाई में कौन पाकिस्तान के साथ देगा, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। ये मीडिया पे ये वायरल थी एक वीडियो, पीछे हमने देखी। तो पब्लिक साथ में नहीं है। फिर आज जो है वो इंटरनेशनल ओपिनियन साथ रखना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वो आपके साथ होने चाहिए, तो कि उसके साथ की भी आपको ज़रूरत है कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक, एक मॉरल सपोर्ट। आज हमारे साथ पूरा वर्ल्ड साथ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई इंटरनेशनल कंट्री भी
कोई साथ नहीं तो खड़ा। चाइना भी साथ नहीं देगा। चाइना की स्टेटमेंट आप देखिए, मतलब चाइना बड़ा न्यूट्रल स्टैंस लेके चल रहा है। चाइना का जो स्टैंस है बड़ा न्यूट्रल है वो। लेकिन भारत के लिए तो सभी ने पॉजिटिव स्टैंस दिया है कि हम इंडिया के साथ हैं। जो भी इंडिया पहलगाम में जो अटैक हुआ है, इंडिया जो भी एक्शन लेगा हम उस एक्शन को एंडोर्स करते हैं। एडवांस में वर्ल्ड के तकरीबन हर कंट्री ने हमको एक्सपोर्ट किया है। फिर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए। इकोनॉमी जिस पैसे से आप हथियार खरीद के लड़ाई को लड़ सकें। पाकिस्तान की इकोनॉमी आपको पता ही है, वहाँ तो लोगों को आटा खाने के लिए भी पैसे आज नहीं है। इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है। लोगों को खाना खिलाने के लिए IMF से उनको जाके कटोरा लेके पैसे की भी मांगनी पड़ती है। अभी मांगा उन्होंने, आर्थिक सहयोग मांगे। हाँ, तो आपके पास टेक्नोलॉजी वेपन्स आउटडेटेड है, आपकी इकोनॉमी बिल्कुल कमज़ोर है, आपकी आवाम आपके साथ नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कोई साथ नहीं है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? और ये जो लड़ाई की कोशिश भी करेंगे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, तो आज इंडिया एक बहुत एडवांस नेशन है। हमारे पास बहुत एडवांस वेपनरी है, मिसाइल्स हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो जैसे अभी पिछले 2 दिन में हमने उनके जितने भी अटैम्प्ट किए उनको जो है बर्बाद किया हवा के अंदर ही, तो आगे भी जो भी अटैम्प्ट करेंगे उनको हम आसानी से उनको हम बर्बाद कर पाएंगे। जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, वो टॉप लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हमारी तरफ कुछ ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश की तो हमारे पास परमाणु बम भी है। ये बार बार जो धमकी है या क्या है ये? देखो, ये पाकिस्तान की बॉगी बहुत पुरानी हो चुकी है। अभी इसको आजकल कोई इस पर ध्यान नहीं देता है, और इसको भी हम थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो आप इंडिया ने अभी तक एक्ट ऑफ वॉर कोई नहीं किया है। इंडिया ने जैसे जो पहली स्ट्राइक की थी वो कोई भी मिलिट्री टारगेट उनका स्ट्राइक नहीं किया। इंडिया ने सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप्स थे वो स्ट्राइक किए जी। 2 बार जब उन्होंने हमारे ऊपर मिलिट्री टारगेट मिलिट्री जो है इंस्टॉलेशन उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तो हमने उनके एंटी मिसाइल सिस्टम पे रावलपिंडी में, लाहौर में वो सिर्फ डिस्ट्रॉय किए हैं, कुछ एयरफील्ड डिस्ट्रॉय किए हैं। तो हमारा जो रिस्पॉन्स है बहुत कैलिब्रेटेड है। अगर हम थोड़ा सा भी लूज छोड़ दें अपने वेपनरी को, तो पाकिस्तान को तो हम एक दिन में घुटनों पर ला सकते हैं, साफ हो जाएगा, एक दिन में घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन वो हमारी हमारी ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है एक डिस्टेबल पाकिस्तान। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को हम तोड़ दें, कि पाकिस्तान को बिल्कुल घुटनों पर लेके आ जाएं, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में अगर ऐसा पाकिस्तान होगा तो एक सिरदर्दी होगी वो। इसलिए हमारा हर रिस्पॉन्स बहुत कैलिब्रेटेड है, जो डेटरेंस का काम करे और पाकिस्तान जो है ज़्यादा दुस्साहस ना करे। और हमको इंडिया बड़ा निश्चिंत स्टेट में, आज हम बहुत निश्चिंत पोजीशन में हैं। 1% भी हमारी लीडरशिप में या हमारी मिलिट्री के अंदर कोई उस प्रकार की फीलिंग ही नहीं है कि एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि हम एक बहुत सुपीरियर पावर हैं। और हमको पता है कि जो भी पाकिस्तान की वेपनरी मिसाइल्स है उसको हम आसानी से टैकल कर पाएंगे, उसको ज़्यादा हमको चिंता करने की कोई बात नहीं है उसमें। एक फ़ोटो सोशल मीडिया हम देखते हैं कि 1965 का है कि जाट रेजिमेंट के जो सैनिक हैं हमारे, वो हुक्का पी रहे हैं वहाँ लाहौर में बैठ के। ये कितनी सच्चाई है? ये बैटल ऑफ डोगराई हुआ था जी, ये बहुत फेमस बैटल था एंड वो 100% सच है। बैटल ऑफ डोगराई मैं चाहूँगा आप किसी एक पैनलिस्ट को ला के बैटल ऑफ डोगराई, क्योंकि आप हरियाणा टॉक्स हैं और ये हमारे जाटों ने थ्री जाट ने बहुत ही एक शानदार बहादुरी का प्रदर्शन किया था, इसमें बहुत अवार्ड मिले थे यूनिट को। तो ये सच है। और बैटल ऑफ डोगराई अगेंस्ट ऑल ऑड्स, मतलब उसको कोई मिलिट्री लीडर्स हैं वो भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसी विषम स्थिति में सफलता मिल सकती है, लेकिन थ्री जाट ने वो सफलता हासिल की। और डोगराई में बैठ के वो हुक्का पीने वाली बात, वो 100% सच है। वो मतलब बिल्कुल सच्चाई है वो। 100% सच्चाई है वो। तो अगर इंडियन आर्मी को 2 घंटे का टाइम दे दे कि भाई आपकी छूट है, आपने जो करना कीजिए, तो पाकिस्तान की क्या स्थिति होने वाली है? देखो, इसमें इंडियन आर्मी ये जो ज़मीन का युद्ध है, मेरे ख्याल से वो इंडिया ज़मीन का युद्ध नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हमको पाकिस्तान की ज़मीन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ये मानना है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन आप कब्जा करेंगे तो पाकिस्तान में जो वहाँ के रहने वाले हैं वो भी फिर आपके पास आएंगे, और उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका जो माइंड सेट है, जो जिहादी माइंड सेट तकरीबन काफ़ी पाकिस्तान में आम लोगों का है, तो उस टाइप के माइंड सेट के लोगों को हम इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि उनको लेके उनको और फिर एक अपनी वो अपने देश में मिलाएंगे तो डिस्टर्बेंस ही बढ़ेगी। तो लड़ाई की जहाँ तक बात है, ये मेनली जो है वो एयरफोर्स की लड़ाई होगी, नेवी की लड़ाई होगी, मिसाइल्स की लड़ाई होगी। और उसमें अगर हम थोड़ा सा भी गवर्नमेंट ओपन इसमें हाथ अपना खोल दें तो हम ध्वस्त कर सकते हैं पाकिस्तान में जितने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं आसपास। 2 घंटे में 2 घंटे में कर सकते हैं इस्लामाबाद आराम से, क्योंकि उसमें 2 घंटा है। वो मिसाइल तो बस यहाँ से बटन दबाना आपने, मतलब जो टाइम लगता था पैदल सेना को जाने में, टैंक को जाने में टाइम लगता है, तो टैंक चलेगा,
फिर आज पहुँचेगा, फिर फायरिंग होगी। मिसाइल तो आप बैठे हो, जो मिसाइल इंस्टॉलेशन है वहाँ से आपने फायर करना है। एयरक्राफ्ट हवा में आएगा, फायर करना है, तो मिनटों में मिसाइल फायर हो जाएगी। और आपके पास मिसाइल्स की, वेपन्स की कमी कोई नहीं है। ना कमी है, ना पैसे की कमी ना है, पैसे, ना इकोनॉमी हौसले की कमी है। हाँ, ना हौसले की कमी है। तो इसलिए हम कहते हैं कुछ ही घंटों में इसको हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो मिसाइल्स की लड़ाई तो वो तो मिनटों को हिसाब से चलती है। तो एक आज हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, और ये ग्राउंड के ऊपर मेरे को नहीं लगता ये लड़ाई जो है पहुंचेगी, और ये लड़ाई पूरी तरह लड़ाई का भी रूप नहीं लेगी, क्योंकि इंडिया आराम से बैठा हुआ है और उसकी एक एक चाल को नाकामयाब करता जा रहा है। तो ये जो आज के टाइम में जो हो रहा है, ये लड़ाई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? देखो, इसको लड़ाई, आप वैसे तो लड़ाई यही है, मतलब एक प्रकार से तो लड़ाई है। हमने अपने एयरफील्ड हैं वो बॉर्डर के आसपास बंद कर दिए हैं, हम अपनी ड्रिल्स कर रहे हैं। हर जगह पर के लड़ाई होती है तो सिविलियंस को कैसे लाइट ऑफ कर देनी है, बाहर नहीं जाना है। तो लड़ाई तो है ही एक प्रकार से, पर लड़ाई वो अनइक्वल है मैं कहूँगा। मतलब ये लड़ाई में हमको पता है कि दुश्मन की काबिलियत ज़्यादा कुछ नुकसान करने की नहीं है। अब लड़ाई होती है यूक्रेन और रशिया में। देखिए, यूक्रेन भले ही कितना कमज़ोर कंट्री था, और जब रशिया ने उस पर 22 फरवरी 2022 को जब अटैक किया था, तो शायद ये सोचा ही नहीं होगा। उन्होंने सोचा होगा 1-2 महीने लड़ाई शायद चलेगी, उसको 3 साल से ऊपर हो गए अभी। लेकिन यूक्रेन को तो काफ़ी देशों की मदद भी है ना? हाँ, मदद भी मिली है। फिर यूक्रेन का हर नागरिक साथ खड़ा हुआ है। अब यूक्रेन का जो नेशनलिज्म है, उनका हर नागरिक लड़ रहा है। पाकिस्तान के तो नागरिक के साथ नहीं है। अब एक सेकंड के लिए सोच के देखिए, जो आज हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, हम वेपन और टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग हैं, वर्ल्ड ओपिनियन हमारे साथ है, अगर हमारी पब्लिक साथ ना होती, पब्लिक जो हमारे एक्शन उसको सपोर्ट ना करती, तो कहीं ना कहीं हम भी हमारे हल्के पड़ जाते ना। हम तो देख रहे हैं जो पब्लिक है हमारी, वो भी सेना से भी ज़्यादा जोशुन दिखाई दे रहा है। तो हमारी पूरी पब्लिक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से अरुणाचल तक, पूरी पब्लिक, हर एक जो नुमाइंदा पूरा साथ खड़ा है। सभी जाति धर्म सब साथ खड़े हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जिनके इतने डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी है। जब देश पे कोई बात आती है तो सब लोग एकजुट हो जाते हैं। हाँ, ये हमारे देश की खासियत है, ये भारत की खासियत है। ये हर एक कंट्री में ऐसा नहीं है, जैसे पाकिस्तान में नहीं है ऐसा। अच्छा, ये तो देखिए आप, कितना एक विडंबना है कि हम तो सभी रिलीजन से इनके देश बना हुआ है। मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। पाकिस्तान तो इस्लामी स्टेट है, सारे मुस्लिम हैं, जिहाद की वो बात करते हैं, फिर भी एकजुट नहीं है। फिर भी वो अपनी आर्मी और गवर्नमेंट के साथ निकले। लेकिन सर कहते हैं कि भाई दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, तो हम लोगों ने, जनता ने क्या एहतियात बरतने चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें जनता को 3-4 एहतियात मेरे ख्याल से बरतनी चाहिए। एक तो इस टाइम पर क्या है, फॉल्स प्रोपेगेंडा दुश्मन बहुत करेगा। आज जो लड़ाई है वो प्रोपेगेंडा न्यूज़ की भी एक बराबर लेवल की लड़ाई है। मतलब आप ग्राउंड पर कुछ भी नुकसान ना हुआ हो, बट न्यूज़ ऐसी फैला दें आप इंटरनेट के ऊपर। आज सुबह मैंने सुना कि एक फॉल्स न्यूज़ फैलाई गई थी कि पाकिस्तान ने एक भारत की महिला पायलट को पकड़ लिया है जी। नो ऐसी न्यूज़ जो है वो इस प्रकार की होती है, वो अनजाने में लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमने बहुत सचेत रहना है। ऐसी भी कोई न्यूज़ जो सेना का मोरल डाउन करने की तरफ है, उसको आप पूरा वेरीफाई किए बगैर नहीं आगे फैलाइए। और ऐसे जो हालात है, इसमें इस टाइप की न्यूज़ बहुत ज़्यादा आने का अंदेशा रहता है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ ऐसी आएंगी, पुरानी आ जाएंगी, कहीं और देश की आ जाएगी, क्योंकि उसमें तो वीडियो होते हैं, फ़ोटो होते हैं। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं वीडियो का लग के कुछ के अंदर जो है अपना स्लोगन डाल के वो डाल देंगे। तो ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन बहुत चलेगा, तो आम नागरिक को उसके में नहीं फंसना चाहिए। कुछ दिन पहले एक और मिस इन्फॉर्मेशन न्यूज़ पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की थी। जो हमारे नदन आर्मी के जो कमांडर थे, वो 30 अप्रैल को रिटायर हुए हैं, और शानदार उनका टेन्योर रहा है, बहुत शानदार, बहुत तगड़े अफसर थे। और 1 तारीख को नए आर्मी कमांडर ने जो है चार्ज लिया वो। तो पाकिस्तान ने ये कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया था, तो इंडिया ने उस आर्मी कमांडर को सैक कर दिया है और उसको अरेस्ट कर लिया है। तो इस टाइप का बड़ी सारी न्यूज़ पाकिस्तान ने फैलाने की कोशिश की। तो इस प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन वो बहुत फैलाने की कोशिश करेंगे। तो आम जो सिटीजन है आज, वो सेना का, अपने देश का साथ दे सकता है। कोई भी ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ हैं, न्यूज़ हैं, आइटम्स है, उसको आगे ना फैलाएं। प्लस आपकी जो रिलेटिव्स हैं, आर्मी में होंगे, फोर्सेस में होंगे, उनकी किसी भी मूवमेंट की खबर, कोई भी वीडियो, किसी भी चीज़ को आप सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। तीसरा, जो गवर्नमेंट की एडवाइजरीज आती हैं, ब्लैकआउट होना है, सारी लाइट ऑफ होनी है, तो उसको पूरा सेंसिटिव से उसका पालन करें।
और गवर्नमेंट जो भी टाइम पर ऐसे एडवाइजरी निकालती रहेगी उसका कंप्लीट उसको फॉलो करें। ये आप करेंगे तो ये भी एक प्रकार से आप देश का सोल्जर बन के इस लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर हरबीर सिंह, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम और आप लोगों को दी है। हम आगे भी ऐसे ही आर्मी एक्सपर्ट को आपके सामने लेके आते रहेंगे और ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक अपडेट करते रहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू।